बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस लर्न बाय यज्ञेश में। और आज हम लोग समास प्रकरण पर चर्चा करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी व्याकरण का बड़ा महत्वपूर्ण यह विषय है, यह चैप्टर है और समास लगभग सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो समास के संदर्भ में चर्चा करते हुए हम लोग समास के सारे भेद, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं जो कि हम लोगों को 6 पढ़ने हैं। हालांकि उसमें तत्पुरुष समास के भी 2 भेद हैं, टोटल 6 माने जाते हैं, लेकिन वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। इसके संदर्भ हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज समास प्रकरण पर चर्चा करते हैं। उधर भी काफ़ी समय से कक्षाएं जो हैं नियमित नहीं हो पा रही थी, परंतु अब सारी कक्षाएं नियमित चलेंगी और हम लोग पहले हिंदी व्याकरण पर चर्चा करेंगे। संपूर्ण हिंदी व्याकरण को समाप्त करने के बाद उसके बाद हम लोग जीएस के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चूँकि आने वाली परीक्षा आरओ परीक्षा है, तो उसमें जीएस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 140 नंबर का लगभग जीएस का प्रश्न, उसमें जीएस 140 नंबर के आते हैं। और उसके उपरांत जो है, एक मिनट जी, तो जो 140 नंबर का जीएस आता है उसमें जो है हम लोग हिंदी, इतिहास, भूगोल, अच्छा ये समास यहाँ जो आप चर्चा कर रहे हैं ये आपके आगे परीक्षा में जो आने वाली आरओ ARO और आरओ, इन सारी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो आइए समास पे आज चर्चा करते हैं। तो आज का जो विषय है समास, उस पे देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि समास का अर्थ क्या है। तो समास का जो अर्थ है उसका शाब्दिक अर्थ जब हम लेते हैं तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण अर्थात कोई भी एक वाक्य जो है उसको एक शब्द में कह देना। जैसे मान लीजिए हम कोई वाक्य बोल रहे हैं कि परम है आनंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, अर्थात परम है जो आनंद को हम लोग अगर उसका संक्षेपीकरण करें और एक शब्द में कहना चाहें तो परमानंद है। इसी तरीके से महात्मा, महान है जो आत्मा। तो इस प्रकार जो है समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेपीकरण होता है। आइए इसकी परिभाषा पर नज़र डालते हैं। तो इसकी परिभाषा के संदर्भ में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिल करके जो नवीन शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास में जो है वो मुख्यतः 2 पद होते हैं। एक पूर्व पद होता है जो पहले का पद होता है, एक उत्तर पद होता है जो बाद का पद होता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। तो जैसे उदाहरण देख लीजिए, राजपुरुष। तो राजपुरुष में अब देखिए यहाँ पे 2 पद है। राज ये प्रथम पुरुष मतलब पूर्व का पद है, और पुत्र जो राजपुत्र जो है ये इसमें उत्तर पद, पुत्र जो है वो उत्तर पद कहलाता है। तो देखिए इसमें 2 पद हुए, एक पूर्व पद हुआ, एक उत्तर पद हुआ। और समास के भेद की समास की भेद को देखते हैं हम लोग। तो समास के भेद जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो है समास जो मुख्यतः है वो अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है और बहुब्रीहि समास है। और एक समास जो है आपका वो द्वंद्व समास है। तो मुख्यतः 4 भेद हैं समास के, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है उसमें 2 भेद और किए गए हैं, क और ख के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें जो है एक द्विगु समास आता है, एक कर्मधारय समास आता है। और इन सारे समासों पर हम लोग चर्चा करते हैं। मुख्यतः हमने 6 प्रकार के समास पढ़ने हैं। आइए आगे देखते हैं। तो इसमें जो है हमारा समास में 2 खंड होते हैं। एक प्रधान खंड होता है जो कि अर्थ का मुख्य बल जिस पे होता है, और एक होता है गौड़ खंड यानी जिस पे अर्थ का बल नहीं पड़ता है। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रमुख समास देखते हैं। तो ये अव्ययभाव समास है और तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास है और द्विगु समास है। एक समास है द्वंद्व समास और एक समास है बहुब्रीहि समास। आइए अव्ययभाव समास पर चर्चा करते हैं। तो मुख्यतः अव्ययभाव समास पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, मतलब मैंने बताया था ना, जैसे राजपुरुष मैंने बताया था, राजपुत्र ले लीजिए, पुरुष ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो ये जो पूर्व पद है इसमें अव्यय हो। ठीक है कि नहीं। अव्यय का अर्थ है कि जिसका व्यय न हो, यानी जिसको संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के आधार पर बदला न जा सके। ठीक है कि नहीं, तो वो अव्यय है। तो अव्यय का अर्थ ये है कि यहाँ पे जैसे पूर्व पद जो है उसका अव्यय हो और प्रधान खंड हो, यानी पूर्व पद जो है वो प्रधान हो, यानी कि अर्थ का मुख्य बल उस पर पड़ता हो, और उत्तर पद जो हो वो अप्रधान हो, मतलब साधारण वाक्य हो। तो जैसे इसको हम देख लेते हैं। जैसे इसमें जो है ये भरपेट है, तो भरपेट में भर जो है, ठीक है कि नहीं,
ये अव्यय हो गया, ये प्रधान पद हो गया, और पेट जो है वो अप्रधान उत्तर पद हो गया। आमरण, आ देखिए, ठीक है, ये आमरण जो है इसमें भी आ जो है वो पूर्व पद है, और मरण जो है वो उत्तर पद है, अप्रधान है। अनुरूप, ये देखिए ये भी अव्यय है, और रूप जो है ये अप्रधान पद है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें यह कहा जाता है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़ हो और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण अप्रधान हो तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो पूर्व पद जो है देखिए विशेषण हो और अप्रधान हो। ठीक है, तो विशेषण आप जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। उत्तर पद जो है वो विशेष से हो और प्रधान पद हो, यानी हमको देखना है कि जो हमारा समास है उस पर मुख्य बल जो पड़ रहा है वो उत्तर पद से पड़ रहा है। ठीक है, आइए इसके कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। एक मिनट, इसका उदाहरण मैंने नहीं दिया है क्या? चलिए मैं इसका उदाहरण आपको दे देता हूँ। जैसे इसमें जो है जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो इसमें अब देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें जैसे मृत्युंजय, मृत्युंजय की जब हम चर्चा करते हैं, मृत्युंजय अर्थात मतलब मृत्यु को जीतने वाला। अच्छा, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, इस समास में जो है ना कारक चिन्ह होते हैं। कारक जिनको परसर्ग कहा जाता है, कारक चिन्हों का लोप होता है जब भी हम इस समास की चर्चा करते हैं। तो ऐसे उदाहरण जैसे इसमें मुख्यतः जो हैं वो 6 कारक आते हैं। मतलब इसमें पूछा जाता है तत्पुरुष समास में, हालांकि इसके कई भेद हैं, हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। जैसे नए तत्पुरुष समास, तो इन समासों पर चर्चा न करते हुए हम लोग मुख्य समासों पर चर्चा करेंगे। तो जिसमें से कि कर्मधारय समास, कर्मधारय समास नहीं, सॉरी गलती हो गई, कर्मधारय समास कहाँ से आ गया? जैसे इसमें कर्म तत्पुरुष, ठीक, करण तत्पुरुष। अब आप याद करिए कि जो आपके कारक हैं 8 हिंदी में, इन हिंदी का 8 कारकों में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कर्ता ने, इसमें देखिए ने जो परसर्ग है, ठीक है कि नहीं, कर्ता ने क्रिया का सहायक रूप कारक है, कर्ता ने। कर्म को, कर्म में देखिए को चिन्ह आ रहा है, को। उसी प्रकार से जब हम तत्पुरुष समास देखते हैं तो इसमें इन 6 जो कारक हैं उनके आपको चिन्ह जरूर मिलेंगे। अब जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक तत्पुरुष समास का उदाहरण आप देखिए, जैसे कि रसोई घर, रसोई घर। अब आप देखिए रसोई घर में जो है जब आप इस समास का समास विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे रसोई घर को, तो आप इसमें देखेंगे कि रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब देखिए के लिए किस में आता है? अब आप जरा जो कारक हैं आप उसको याद करिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से संप्रदान को के लिए। अब देखिए के लिए आ रहा है ना, तो यहाँ जो है संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार से गंगा जल, दीनानाथ, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती पर यानी अधिकरण में पर, तो पर आप पर बीती। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे जो तत्पुरुष समास है उसका भेद जब भी हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि उत्तर पद विशेषण हो, ठीक है। अब प्रधान देखिए 2 चीज़ें देखना है हमको, पूर्व पद जो है वो विशेषण देखना है, विशेष्य देखना है, और उत्तर पद जो है क्या कहते हैं उसमें हमको जो देखना है उसमें विशेष्य देखना है और वो प्रधान पद होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों को विशेष तौर पे इसमें ध्यान देनी है, ठीक है। और जब भी इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसमें जो है वो कारक चिन्हों का लोप आपको बिल्कुल समझ में आएगा। खैर ये अभ्यास की चीज़ें, आगे मैं अभ्यास प्रश्न मैंने उसमें अभ्यास प्रश्न पूर्व के रखे हुए हैं, उसको जब मैं चर्चा करूँगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है हमारा द्विगु समास है, बहुत आसान समास है, इसमें कुछ विशेष करना नहीं है आपको, ठीक है। तो द्विगु समास के अंतर्गत जब द्विगु समास को हम लोग पढ़ते हैं तो द्विगु समास बहुत आसान समास है, सबसे आसान समास द्विगु समास है। इसमें केवल ये देखना है कि जो आपका पूर्व पद हो वो संख्यावाची हो, यानी ये अप्रधान हो और संख्यावाची हो, और उत्तर पद जो है वो आपका प्रधान हो यानी विशेषण। विशेष हम उदाहरण लेते हैं पंचवटी। देखिए पंच में पूर्व पद जो है वो आपका वो 5 है, और वटी जो है, ठीक है कि नहीं, ये उत्तर पद है। वटी यानी वृक्ष, ठीक है कि नहीं, यानी वृक्षों का, तो 5 वृक्षों वाला स्थान इसको कहा जा सकता है। तो वटी जो है आपका ये उत्तर पद है, ये जो है ये प्रधान पद है, ठीक है कि नहीं। तो हमेशा देखना है कि द्विगु समास में संख्यावाची जो है वो हमको पूर्व पद मिल जाएगा। तो जब भी हमको
आगे का जो आगे का पद है, जैसे कि शताब्दी और पंचवटी, ठीक है, तिराहा, इस टाइप के जो भी हमको उदाहरण मिलेंगे वो सारे जो हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। तो द्विगु समास जो है ये संख्यावाची होता है। आइए अगला देखते हैं हम लोग, द्वंद्व समास। ठीक है, तो जब हम लोग द्वंद्व समास की चर्चा करते हैं तो द्वंद्व समास में, एक मिनट, द्वंद्व समास में जो है वो भी, इसमें भी पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, और उत्तर पद भी प्रधान होता है। गौर करने वाली बात है, यानी जब दोनों पदों को हम लोग जोड़ते हैं ना, तो उसमें समुच्चय का लोप होता है। समुच्चय यानी जोड़ना, तो समुच्चय का लोप होता है। इसका अर्थ ये है कि जब भी हम इसको जोड़ेंगे ना, तो दोनों पद, देखिए भाई और बहन, तो और जो है, देखिए इसमें और जो है ये समुच्चय है। ठीक है, वे शब्द जो एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ते हैं, ठीक है कि नहीं, समुच्चय है। अब देखिए इसके भी कई भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक, खैर हमको इस पे जाना नहीं है। मुख्य तौर पे हमको पढ़ना क्या है, वो है द्वंद्व समास। ठीक है, तो जैसे इसका उदाहरण हुआ भाई बहन, देखिए इसमें लोप, इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, और योजक चिन्ह के साथ साथ इसमें जो है और का लोप है। तो भाई भी देखिए एक जो पूर्व पद है वो प्रधान है, और बहन भी जो है वो उत्तर पद है, उत्तर प्रधान है, दोनों प्रधान है। गंगा जमुना दोनों प्रधान है, माँ बाप। तो इस तरीके से जो है जो भी उदाहरण होंगे वो, देखिए इसमें एक उदाहरण है दाल भात, तो जो भी उदाहरण इस तरीके से होंगे वो सब जो है तत्पुरुष द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। आइए अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा है वो बहुब्रीहि समास है। इसका सीधा अर्थ आप ये जानिए कि इसमें तीसरा पद प्रधान होगा, न कि पूर्व पद प्रधान होगा, न कि उत्तर पद प्रधान होगा। यानी जब भी हम इस समास की चर्चा करेंगे तो हमको किसी तीसरी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी ऐसी चीज़ का बोध होगा जो इंगित करेगा। जैसे हम ये कह देते हैं कि पंकज, तो पंकज किसका पर्यायवाची हो गया, तो पंकज मुख्य रूप से हमको बताता है किसका है, कमल का। उसी तरीके से नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं, शिव जी को। देखिए इसका तीसरा अर्थ आ रहा है, ठीक है कि नहीं। उसी तरीके से हम लोग किसी को लेते हैं कि चंद्रमौली, चंद्रमा को धारण करने वाला, चंद्रमा जिसके सिर पर है अर्थात शंकर जी हैं, ठीक है कि नहीं। उसी तरीके से लंबोदर। तो इस प्रकार के जितने भी तीसरे पद की तरफ इशारा करेंगे वो सारे जो हैं वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। और आइए हम लोग अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारा अभ्यास प्रश्न जो है हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न जो है वो हमारा लिखा हुआ है, और पूर्व में इसको प्रश्न पूछा गया, पीछे में पूछा गया था, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसके पूर्व मैंने जो आपको तत्पुरुष समास बताया था, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर जो है वो आ जन्मा। अब देखिए आ गया, इसका पूर्व पद अव्यय हो गया, ठीक है कि नहीं, और जन्मा जो है ये उत्तर पद है, प्रधान पद है। तो आ जन्मा, मैंने शुरू में बताया था कि अव्यय भाव समास किसको कहते हैं, अव्यय भाव समास किसे कहते हैं, जिसका पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय भाव समास है, ठीक है कि नहीं। तो इसके संदर्भ मैंने आपको बता दिया था कि अव्यय भाव समास क्या है। उसी प्रकार जो है हम लोग आगे देखिए राजकुमार, ठीक है कि नहीं, मैंने शुरू में बताया था राजकुमार, तो राजा का कुमार यानी राजा का लड़का। इसी प्रकार जो है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी यानी हवन कुंड, ठीक है कि नहीं। ग्रामवासी, ठीक है, तो ग्रामवासी मतलब ये है कि ग्राम में रहने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। आइए अगला देखते हैं हम लोग, पर्णकुटी। अब जैसे पर्णकुटी, इसका एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। तो पर्णकुटी जो है, पर्णकुटी के संदर्भ में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो पर्णकुटी जो है वो समास इसके अंतर्गत पूछ रहा है कि पर्णकुटी में कौन सा समास है, तो पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। मैंने आपको बताया था इसके पूर्व, ठीक है कि नहीं। तो पर्ण और कुटी, देखिए दो अर्थ है इसमें, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम लोग, सिंह द्वार। तो सिंह द्वार में कौन सा समास है ये भी बताइए। ज़्यादा करके तत्पुरुष और कर्मधारय समास आपसे पूछता है। तो सिंह द्वार, ठीक है, सिंह द्वार में कौन सा समास है, तो इसका जो उत्तर होगा वो तत्पुरुष समास है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग, कोशकार। अब इसको बताइए कोशकार में कौन सा समास है, तो कोशकार, कोशकार जो है तत्पुरुष समास है। यथोचित, इसके पूर्व मैंने आपको बताया था अव्यय जहाँ होगा, यथोचित कौन सा समास है, तो यथोचित, यथोचित में कौन सा समास है, अव्यय भाव समास है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग छठा प्रश्न। छठा प्रश्न जो हमारा है वो नरभक्षी,
ठीक है। नरभक्षी में कौन सा समास है, यानी नर का भक्षण करने वाला, नर का भक्षण करने वाला। तो नर का भक्षण का, देखिए इसमें का आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है, तो तत्पुरुष समास है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नीलांबर, मैंने इसके पूर्व बताया था नीलांबर। ठीक है। तो नीलांबर ये तीसरा पक्ष प्रधान बताता है, न पूर्व पद हो और न उत्तर पद हो, यानी तीसरे किसी पक्ष की विशेषता बताता हो, वहाँ कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। आइए अगला देखते हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषि में कौन सा समास है, मैंने बताया था द्विगु समास, संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची हो, बस इतना देख लीजिए। सप्त, सात आ रहा है, तो सप्त में सात द्विगु समास संख्यावाची हो गया। आइए नौवां देखते हैं। नीलोत्पल, नीलोत्पल शायद मैंने कर्मधारय समास आपको नहीं बताया क्या, कर्मधारय समास शायद मैंने आपको बताया नहीं, अति महत्वपूर्ण समास, उसको तो मैं सच छोड़ दिया हूँ। देखिए कर्मधारय समास जो है, ठीक है, हालांकि इसका उत्तर कर्मधारय समास होगा, मैं आपको बता देता हूँ कर्मधारय समास के अंतर्गत। तो कर्मधारय समास जो है, ठीक है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, पहला पद, ठीक है, और पूर्व पद जो है, यानी उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद प्रधान हो, यानी उत्तर पद यानी बाद का पद विशेषण विशेष्य हो, ठीक है कि नहीं, और उपमान या उपमेय का संबंध धारण करता हो, वहाँ जो है तत्पुरुष समास कर्मधारय समास होता है। तो अब जैसे यहाँ पे है नीलोत्पल, ठीक है, यहाँ कर्मधारय समास होगा। इसका दो तीन उदाहरण हम ले लेते हैं कि नीलकंठ। अब देखिए नीलकंठ, कंठ, ठीक है, विशेषण देखिए इसमें नील जो है वो विशेषण है, विशेषण, ठीक है, कंठ जो है वो विशेष्य है। इसी प्रकार से जो है हमको ये देखना है कि इसमें कौन सा पद जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेषता बता रहा है, तो वहाँ हम लोग अक्सर कर्मधारय समास ही उसका उत्तर होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ विशेषण विशेष्य हो गया, अब देखिए इसमें जो है एक उदाहरण हम लोग लेते हैं संज्ञा सर्वनाम। अब देखिए इसमें कहता है कि ऋषि श्रेष्ठ, ऋषि श्रेष्ठ, ठीक है, ऋषि श्रेष्ठ, तो ऋषि जो है वो संज्ञा हो गया, श्रेष्ठ यानी उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। ठीक है। अब उसमें पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद, अच्छा इसमें जो है आपका ऋषि श्रेष्ठ जो है ये उदाहरण आपका कर्मधारय समास का हो गया। ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं धन, एक मिनट, चलिए धनंजय में कौन सा समास है, तो धनंजय जो है वो हमारा इसमें कौन सा समास आएगा, तो धनंजय में हमारा आएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। आइए अगला देखते हैं, आगे मैंने सारी चर्चा कर दी है इसकी। मनमाना में कौन सा समास है, तो मनमाना जब भी आप करेंगे, मन से माना, ठीक है, तो मन से माना तत्पुरुष समास हो गया। आइए अगला देखते हैं, एक मिनट, कतर्व्योम, कतर्व्योत में कौन सा समास है, ठीक है, कतर्व्योत, तो कतर्व्योत में देखिए इसमें योजक चिन्ह आ गया, द्वंद्व समास है। हानि लाभ, यहाँ भी आपको द्वंद्व समास मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसमें ऑप्शन नहीं है क्या, हानि लाभ, द्वंद्व समास। ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम लोग, जय पराजय, इसमें भी द्वंद्व समास आपको मिल जाएगा, जय और पराजय। एक मिनट, लंबोदर, मैंने बताया था कोई तीसरा पद प्रधान बताए, मतलब न पूर्व पद हो न उत्तर पद हो, किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताए। लंबोदर बहुब्रीहि समास, गणेश जी के संदर्भ में बात जब कर चल रहा है, तो यानी तीसरा पद प्रधान हो गया। ठीक है। तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास है, बताया था पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होना चाहिए। एक मिनट, द्विगु समास। यथारुचि, पूर्व पद अव्यय होना चाहिए, अव्यय भाव समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है
पहले बताया था, संक्षेपीकरण। एक मिनट, बस 2 प्रश्न और हैं। उसके बाद अगला जो है हमारा उपकूल, उप अव्यय हो गया, बताया था पूर्व पद अव्यय होना चाहिए, उपकूल अव्यय भाव समास। और अंतिम जो है हमारा अंतिम समास चौराहा, चौराहा, चौराहा। इसके पूर्व ने बताया था पूर्व पद जो है संख्यावाची होना चाहिए, द्विगु समास। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न रहे और मैंने सारे समासों को संक्षेप में बताने का प्रयास किया। बहुत लंबा वीडियो ना हो इसका ध्यान भी दिया, इसलिए बहुत व्याख्या नहीं करते हुए प्रश्नों को हल कराते हुए और भी प्रश्न मैं हल करा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करा दूंगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो भी मैंने हल कराए ये सारी परीक्षाओं में पूछे गए, TGT, PGT, PCS, RO, ARO, इन सारी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न, UP टेट, ठीक है, हरियाणा टेट, सारी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों के समक्ष लाया। इसके बाद जो है हम लोग संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में जो है समास प्रकरण पर चर्चा हुई, अगले वीडियो में संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल GS लर्न बाय यज्ञेश को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को हमारे थोड़ा सा बढ़ाइए, जिससे और महत्वपूर्ण और अच्छी अच्छी वीडियो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से प्राप्त होती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।